फॉर्मेलिटी पूरी कर दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी हर जगह फ्री है, वहाँ भी तो लाइबिलिटी खड़ी है। इंडियन रेलवे आरएमएस। May I come in, sir? यस यस प्लीज, आइए बैठिए। आप रेल मेल सेवा में हैं, Yes. क्या दायित्व है वहाँ पर आपको? सर मैं वहाँ पे एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट कार्यरत हूँ। मेरा मुख्य काम होता है सर, जो भी पत्र बुकिंग होते हैं, जैसे स्पीड पोस्ट हुआ या रजिस्ट्री हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई, या पार्सल हुआ, तो ये सब चीज़ों को सर मतलब हेड ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनके हिसाब से सॉर्ट करके। कौन सा किस डाक का है, किस पिन कोड का है, इस तरीके से पहचानना। जी क्यों बंद कर दी रजिस्ट्री सरकार ने? सर, रजिस्ट्री बंद करने का एक कारण ये था, मतलब सबसे प्रमुख कारण, कि उसको सर सेकेंडरी माना जाता था। जब से स्पीड पोस्ट प्रीमियम सर्विस के रूप में आया 1980 के आसपास, 1980 में, 1980 या 1986? 86 ये है जी, तो सर वो स्पीड पोस्ट को प्रीमियम सर्विस के रूप में लाया गया और वो सर काफ़ी पॉपुलर रहा। तो उसमें दिन प्रतिदिन सर और पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो विभाग ने ये सोचा कि इसको और टाइम बॉन्ड किया जाए। जैसे अभी रिसेंटली सर 2 और टारगेट हमारे मंत्री जी जो हमारे विभाग के, उन्होंने लागू किया था, एक 24 आवर्स डिलीवरी और एक 48 आवर्स डिलीवरी। तो सर इस ओर ध्यान देते हुए जो रजिस्ट्री था या फिर और भी जो 2-3 चीज़ें थी उसको बंद कर बहुत बढ़िया। अब आप हमें ये बताइए कि शासन और प्रशासन, चूंकि PSIR आपने पढ़ा है, क्या अंतर होता है शासन और प्रशासन में? सर शासन और प्रशासन, सर सॉरी सर, मैं अनुमान लगा सर। आप चाहें तो फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं, हम फोन दे देंगे। क्या करेंगे, फोन अ फ्रेंड करेंगे कि अनुमान लगाएंगे? नहीं सर, मैं अनुमान ही लगा। ठीक है, लगाइए। सर जैसे मैं समझ रहा हूँ कि जैसे शासन और सुशासन हुआ। नहीं, सवाल मैंने शासन और प्रशासन बोला है, सुशासन नहीं कहा है। इंग्लिश में रूल रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यस, इट इज द राइट वर्ड। सर तो एक तो मतलब शासन हुआ कि जैसे संविधान के माध्यम से चलाया जाता है ना, और सर प्रशासन जैसे जिसके माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो भी संविधान के ही माध्यम से होगा। सर हो रहा है। लेकिन सर वहाँ पे प्रशासन जैसे कोई व्यक्ति विशेष उसमें हो, उसके माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। व्यक्ति विशेष के माध्यम से मतलब? प्रशासन में तो सर बहुत स्तर पे लोग शामिल होते हैं। तो शासन में भी बहुत से लोग इस तरह शामिल होते हैं। ओके, हाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। एक चित्र देखने में मिलता है कि भारत की सरकार ने मैडम शेख हसीना जी की मदद में उनको यहाँ पर सुरक्षा दी, आप देखते होंगे। तो फिर आसपास में और भी जगहों पर हम मदद दे दें, माधुरी साहब को भी दे दें वेनेजुएला में। क्या आपका मानना है, पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? जब बांग्लादेश की मदद कर ही दी हमने, तो हम पाकिस्तान के भी कर देते हैं, इमरान साहब को भी छुड़ा के ले आते हैं, वो भी एक मुस्लिम लीडर हैं और सताए जा रहे हैं उनके देश में। आप क्या कहेंगे? सर इस पे मेरा मानना है कि भारत की जो विदेश नीति है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग निर्धारित हो सकती है। जैसे सर भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उसमें से सर कुछ गुड कैटेगरी या कुछ बैड कैटेगरी में जैसे कि निर्धारित हैं। अभी हाल ही में विदेश मंत्री द्वारा कुछ बैड पड़ोसी की भी चर्चा की गई थी। तो सर उस हिसाब से हम देखें तो बांग्लादेश इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड फ्रेंड। हाँ सर, इसका ऐतिहासिक रूप से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, फिर तो वहां के लड़के अगर गुड फ्रेंड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सर हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं इसको अपवाद के रूप में अगर हम अलग कर लें तो अच्छा। जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है तब से सर वहाँ पे, चलिए, जब आपने अपवाद कह दिया तो फिर रोक लेते हैं। आप हमको ये बताइए चर्चा में कि आप स्वयं को राष्ट्रवादी मानते हैं या उदारवादी मानते हैं?
सर मैं अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हुए भी उदारवादी कैटेगरी में ही रखना पसंद करूँ। क्या अंतर है दोनों में कि एक से होते हुए दूसरे में चले आए? सर इसका कारण हम ये मानते हैं, कारण नहीं, दोनों में अंतर बताइए। सर उदारवादी तो वो है जैसे उनके कुछ- पहले राष्ट्रवादी बताइए। सर राष्ट्रवादी के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमें अपने राष्ट्र के प्रति मतलब क्या कहते हैं कि उसको राष्ट्रीय एकता या उसके अनुशासन या फिर ये सब चीज़ों के प्रति हमें मतलब कि प्रकृति के तौर पे उसको हम आगे रखें। ठीक है, उदारवादी? बस उदारवादी में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम किसी नीति या किसी विशेष योजनाएं या फिर नीति निर्धारण में ही हम थोड़ा सा उदारता करते हैं। तो इसका राष्ट्रवादी से कोई कनेक्शन ही नहीं था, सर फिर आप राष्ट्रवादी होते हुए उदारवादी में क्यों चले गए? आप दो अलग अलग बातें हैं। सर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति है इसमें हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी जितना बात हो उसी पर, विदेश नीति पे तो बात नहीं हो रही। हिंदी को लेके बड़ा दिक्कत होता है दक्षिण भारत में। तमिल कुछ विरोध करता है, महाराष्ट्र के लोग भी ये विरोध कर रहे हैं, तो इसे आप राष्ट्रवाद में कितना दिक्कत देखते हैं? सर भारत जो है वो बहुलतावादी संस्कृति, बहुलता भाषावादी संस्कृति पे आधारित है, तो यहाँ पे मतलब अनेकता में एकता है। उस हिसाब से भाषा कहाँ है अनेकता में एकता? हिंदी को लेके झगड़े हैं, खाने पीने को लेके झगड़े हैं। सर ये हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सर आज भी हमारी पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनेकता में एकता जैसी ही है। और सर उसमें सर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है सर भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा के स्तर पे थोड़ी बहुत मतलब भेदभाव या कभी कोई ऐसी घटनाएं मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में जो सांस्कृतिक विरासत है वो काफ़ी समृद्ध है। जो संस्कृति है वो बहुत मतलब मिली जुली है। अगर हम छोटे या मूल स्तर पे यदि देखेंगे तो हम पाते हैं सर कि चलिए, थैंक यू। अभी आपको बहुत सारे सवाल आएंगे पाठक साहब, कृपया उनको ध्यान से सुनेंगे और बेहतर उत्तर देंगे। थैंक यू। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अपने PSIR का चयन किया है। क्या हो रहा है अभी इंटरनेशनल एरिना में? सर इंटरनेशनल एरिना में यदि हम बात करें तो अभी फिलहाल तो सर 2-3 मोर्चों पे बात चल रही है। जैसे कि अभी मतलब अमेरिका जो अधिनायकवाद के रूप में हम कहें तो उसकी जो पॉलिसी है वो एक तो वो देखी जा रही है। दूसरी हमारी भारत जो है वो एक तरह से सर विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो इसका सर हम थोड़ा बहुत चर्चा सुन रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत अर्थव्यवस्था वेनेजुएला में क्या हुआ? जी वेनेजुएला में सर हाल ही की घटना ये हुई है कि अमेरिका ने वहाँ पे दबाव की रणनीति तो अपना रखी थी। अभी सर कल ही उसने वहाँ पे हस्तक्षेप कर दिया सशस्त्र बलों के माध्यम से। तो सर काफ़ी समय से वहाँ पे सर राष्ट्रपति मादुरो जो थे वो सत्ता में थे। अमेरिका की जो पूर्ववर्ती सरकार थी सर वो दबाव की रणनीति पे चल रही थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के। क्या गलती हो गया निकोलस मादुरो से? सर अमेरिका की अभी वर्तमान जो आरोप है सर मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वर्तमान जो आरोप हैं वो अमेरिका द्वारा ये कहा जा रहा है कि अप्रवासी जो हैं वो बेतहाशा ढंग से अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं। पहला तो ये कारण, और दूसरा सर ये बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स है उसकी जो तस्करी है वो वेनेजुएला में केंद्रित है। अगर वहाँ से अगर इसको रोक दिया जाए, वैसे तो ट्रम्प राष्ट्रपति जो ट्रम्प है उनका कहना था कि मैंने काफ़ी हद तक इसको रोक दिया ड्रग तस्करी को, लेकिन इसके बावजूद उनका ये मानना है कि वेनेजुएला से प्रवासी जो है अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। और मूलतः उन्होंने इसमें ये तेल कहा। की राजनीति कहाँ तक प्रभावी है? सर आजकल सर देखा जाए तो ज़्यादातर विवाद के पीछे सर ऊर्जा ही मतलब मूल कारण माना जाता है। जैसे रसिया, यूक्रेन या फिर अमेरिका या वेनेजुएला है, तेल का सर उसमें मुख्य भूमिका तो है। गाहे बगाहे सर ये सुनने में मिल रहा है कि वहाँ की तेल पे जो है अमेरिका या उसके समर्थित जो अमेरिका की ही मतलब मुख्यतः जो नीति है वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे तेल पे उनका आधिपत्य हो। और निकोलस मादुरो की सरकार जो है ये खुल करके इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी विरोध कर रही है। तो सर तेल की भूमिका तो है, ऊर्जा जो है वो उस मामले में मुख्यतः है। अंत में हमें RMS का फुल फॉर्म बता दीजिए। सर रेल मेल सर्विस। ये मतलब रेलवे का विंग होता है या ये पोस्टल विभाग का नहीं विंग? सर ये पोस्टल का है।
अब प्रेमिसेस तो रेलवे का रहता है। सर पहले ऐसा होता था, वर्तमान में पोस्ट ऑफिस जो है वो अपने मतलब प्रीमिसेस, खुद के प्रीमिसेस पे या खुद के रिसोर्सेस पे मतलब शिफ्ट हो रही है। जो कोरोना से पहले सर था कि ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पे या रेलवे कोच के माध्यम से ही, ट्रेन के माध्यम से ही मेल का आदान प्रदान होता था। बट कोरोना काल में लंबे समय तक रेल के इतिहास में ट्रेन बंद रहा, उससे सर मेल की आवाजाही में काफ़ी बाधित हुई। और भारत सरकार जो है वो डाक को उस समय एक तरह से इमरजेंसी सर्विस के रूप में कैटेगराइज की थी। तो उस समय डाक विभाग को लगा कि यदि मैं रेल पे निर्भर रहूंगा तो फिर आगे चल के मैं इसको और सर्विस को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। ओके, जी। आफ्टर कोरोना ये सिनारियो चेंज हुआ। यस। ओके, थैंक यू। आपकी हॉबी डायरी राइटिंग है, ऑप्शनल आपका PSIR है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जैसे अभी कल ही घटी या तो और जो आसपास पड़ोस में घट रही है, उसको अपने डायरी में जगह देते हैं क्या? सर डायरी लिखना मेरी हॉबी है। मैं उसमें सर प्राथमिकता के आधार पर कुछ मतलब कैटेगराइज में कर रखा हूँ। तो सर उसमें सर मैं अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम होता है उसको सर मैं लिखता हूँ, लेकिन सर मैं उसको मध्य में स्थान दे रखा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं डायरी सर- राइटिंग में? सर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं ये देता हूँ कि जैसे मेरे आइडियल मेरे मम्मी पापा, तो उनसे जुड़ी हुई जो भी सर मतलब क्या उनकी तकलीफ है, या फिर सर अभी वर्तमान में चूंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो ये वर्तमान का सिनेरियो है, लेकिन इसके बावजूद मैं शुरू से ही मैं उनसे जैसे पापा के लाइफ में क्या डेली कुछ ना कुछ मैं सर चाहता हूँ कि उस पर एक नोट करूँ, उनके व्यक्तित्व से मैं क्या सीख रहा हूँ। पहला मेरा सर ये प्रायोरिटी होता है। मध्य में सर मैं ये रखता हूँ, और आखिरी में सर मैं अपने विभाग के सर जैसे हमें जो भी टास्क दिए जाते हैं हमारे अधिकारी के माध्यम से, उसको सर मैं नोट डाउन करता हूँ, ताकि मैं एक सप्ताह में क्या मैंने किया ये उनको रिपोर्ट कर सकूँ या खुद को रिव्यू कर सकूँ। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि जो इतिहास में डायरी राइटर्स हुए, जैसे बहुत सारे लोग हुए, जिसमें कुछ ट्रेवलर्स हुए, कुछ बड़े बड़े लोग हुए जो इतिहास में जाने गए, उन्होंने अपने पर्सनल जो जीवन का राइटिंग के बजाय उन्होंने एक्सपीरियंस किया सोसाइटी में या देश में या तो कहीं किसी जर्नी में, उस चीज़ को उन्होंने संजोने का प्रयास किया, जो कि बाद आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो एक इंफॉर्मेशन का कार्य कर सका। तो आपका कभी ऐसा विजन नहीं रहा कि हम ऐसे जो एक्टिविटी रही है सोसाइटी में या तो आप जहाँ भी गए जो एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ को डायरी राइटिंग में जगह दें? सर इसको सर मैं जैसे मैं कहीं भी अगर एजुकेशनल टूर या किसी भी टूर पे मैं जाता हूँ तो उसको तो सर मैं डायरी में नोट डाउन करता हूँ, अपने अनुभव को उसमें लिखता हूँ। और सर इसके अलावा सर मैं जैसे किसी के साथ यदि बड़े व्यक्तित्व से मैं मिला या भी जो भी, उसको सर मैं डायरी के रूप में नोट डाउन करता हूँ। और सर मैं ये काम और करता हूँ कि जैसे 6 महीने पे मैं डायरी में पिछले 6 महीने में जो भी नोट डाउन किया उसको सर मैं कंसोलिडेट करने का प्रयास करता हूँ, ताकि उसको एक जगह मैं कर पाऊँ। उसमें ये मैं कोशिश करता हूँ कि पिछले 6 महीने में जो भी मैंने जहाँ भी गया जैसे भी कि उसको समरी के तौर पे एक साथ कर। नहीं, तो ये क्रमिकता तो अच्छी मानी जाती है। ये तो जो कर्मिक राइटिंग जो होते हैं सीक्वेंस वाइज, वो तो हिस्टोरियन लोग क्या करते हैं, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी मतलब दुर्गति भी कह सकते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। इसको हम सीक्वेंस वाइज नहीं कर सके। तो हिस्ट्री राइटिंग के मामले कहीं ना कहीं जो उसकी परिभाषा है, एक क्रमिकता होनी चाहिए घटनाओं में, तो ये चीज़ें नहीं हो पाई शायद। आप तो कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ हम्म। कि सर जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको मैं नोट डाउन, उसको मैं रिव्यू भी करने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे क्या। कुछ बड़े डायरी राइटर्स का ध्यान में है नाम, जिन्होंने की अच्छी विवरण दी है अपनी डायरी में? सर मैं एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे सर, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित और उनकी डायरी को मैं बहुत सा ज़्यादा। क्या नाम था? सर रवि प्रकाश। पुराने इतिहास में कुछ दिखाई पड़ते हैं? पुराने इतिहास में सर ध्यान नहीं है। सीयूकी आपने पढ़ा है? वेनसोंग की डायरी पढ़ा नहीं। चलिए, कई बार तो बताए जाते हैं कि गांधी जी ने भी डायरी लिखी, नेहरू जी ने भी जेलों में डायरी लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डायरी ही माना जाता है उसको। इस बात से सहमत है क्या? मैं अनुमान लगा सकता हूँ। लगाइए।
सर जहाँ तक हमें जानकारी है कि सर वो डायरी नहीं था, उन्होंने पत्र लिखा था, जैसे उनका एक समय ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाला बात कर रहे हैं, वो तो पत्र इंदिरा गांधी को लिखा करते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे, जानकारी नहीं। ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर सबसे पहले सर मैंने डाल रखा है मंडलाधिकारी का पद, और सर उसके बाद राजस्व मतलब कर सहायक आयुक्त जो है उनका है सर। और 3 नंबर में मैंने डाल रखा है नगर विकास विभाग में नगर कार्यपालक आयुक्त जो है उनका। अभी जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स हुआ है, कर आयुक्त तो बनेंगे तो जीएसटी का कार्य करना पड़ेगा। Yes. क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ है जीएसटी में? सर 22 सितंबर 2025 से पहले जीएसटी जो था वो मुख्यतः 4 कैटेगरी में था। स्लैब 4 थे स्लैब उसके। 5%, 12%, 18%, 28%। बाद में सर इसको रिफॉर्म सिर्फ 2 में कर दिया गया। कितने कितने स्लैब हैं? सर 5% और 18%। लेकिन सर इसमें सर जो हानिकारक या तंबाकू पान मसाले जो है जो हानिकारक है, इंजूरियस फॉर हेल्थ, उसको सर 40% की एक अलग स्लैब बना करके उसमें डाला गया। ओके सर। पाठक साहब धन्यवाद। औपचारिक रूप से सत्र पूरा हो गया है बातचीत का। एक बार दरवाजे तक जाके वापस आइए, सब रिकॉर्डेड है फीडबैक के लिए।